कि नोटबंदी की सजा मिलेगी। सजा तो दूर, नोटबंदी को पूरा समर्थन मिला। उन्होंने कहा था कि जनता को युवा नेताओं का साथ पसंद है। जनता ने युवा नेताओं को अपने भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की गई है। जनता ने एक आवाज में भरोसा जताया। 2017 के सेमीफाइनल के कई मायनों में याद किया जाएगा। इससे साबित हुआ है कि आज देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के कद का कोई नेता नहीं है। साबित हुआ है कि वोटर पार्टी उम्मीदवार जात धर्म को नहीं देख रहा है, बस मोदी को वोट दे रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और मणिपुर तक भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। अब सवाल बनता है कि ऐसा क्या जादू दिखा इन चुनावों में कि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के तगड़ा बहुमत दे दिया। क्या भारतीय राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो गया है? और क्या 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के फिर से चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है? आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर अहमद खान। एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला से भी हम बातचीत करेंगे आगे। विनय जी, सबसे पहले अगर हम ये समझें कि ये क्या तैयारी रही, किस तरह का एक्स फैक्टर रहा आपके चुनाव प्रचार में, आपकी तैयारियों में, कि उत्तर प्रदेश ने इस तरह का रिजल्ट दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा हो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कई अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती आई है, चाहे वो चुनाव किसी छोटे राज्य का हो या बड़े राज्य का हो। दूसरी बात यह है कि चुनाव की तैयारी करते समय सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं, उन सबको संज्ञान में लेकर हम अपनी एक रणनीति बनाते हैं। मगर रणनीति से भी अधिक बढ़कर अगर कोई चीज है तो हमारा संगठनात्मक नेटवर्क। हमने जिस पद्धति से विस्तारक योजनाएं अमल में लाई, जिस पद्धति से यात्राओं का आयोजन हुआ, जिस पद्धति से और समाज के सारे वर्गों को साथ लेना, हमारे लिए कई लोग हंसी मजाक करते हैं और कुछ करते हैं, मगर सबका साथ सबका विकास ये हमारा केवल नारा नहीं है। हम अपनी चुनावी रणनीति संगठनात्मक प्रथा पद्धति में भी सबका साथ सबका विकास का पूरा ख्याल रखते आए हैं और उसी पद्धति से हमने ये किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके का विजय हमें मिलेगा, इसकी अपेक्षा हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत पहले से थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो संकल्प पत्र हमने बनाया था, जो विकास के मुद्दे हमने लिए थे और जिस पद्धति से हमने सारे समाज में एक भरोसा निर्माण करने की एक सफल कोशिश की कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का पूरा चेहरा बदल सकता है, यहां पर विकास की जो इतनी घोर उपेक्षा हुई है। मैं बलिया गया था, आपको बता दूं कि जहां पर बरसों से, मतलब वो एक बार वहां से प्रधानमंत्री चुनकर आए थे श्रीमान चंद्रशेखर जी, और उस प्रदेश में आज कई ऐसे गांव है जहां पर बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की किल्लत है, इतनी अच्छी फसल है मगर कोई इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग नाम की दूर दूर तक नहीं, अच्छी वहां पर और दूध की व्यवस्था है और दूध देने वाले पशु बहुत बड़ी संख्या में है, मगर डेयरी सिस्टम, डेयरी की व्यवस्था कोई बंद, मतलब विकास का ये बैकलॉग इस कदर का रहता जाए वर्षों तक, दशकों तक, कोई वजह नहीं दी थी। मगर जिन्होंने केवल जाति धर्म की राजनीति की, उसके आधार पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए, उनके प्रति जनता के मन में घोर नफरत थी, घृणा थी। मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है उस घृणा के विरोध में भी एक करारा जवाब है और एक भरोसेमंद राजनेता के अंदर जनता ने दिया हुआ एक विश्वास का मैं मानता हूं कि विश्वास को अधोरेखित करने की, अंडरस्कोर करने की एक कवायद है। विनय जी, जो आपकी पार्टी के आलोचक हैं वो आज कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास के लिए वोट दिया होगा, वो सारे फैक्टर्स रहे होंगे, आपकी जो एलपीजी स्कीम है, दूसरी स्कीम्स हैं, उसका एक हमने परिणाम देखा है। लेकिन साथ में ही हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ है कि इस चुनाव में कई लोगों ने जात को पीछे छोड़कर, दूसरे फैक्टर्स को पीछे छोड़कर एक हिंदू वोट बैंक बनाने में आप कामयाब रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि टीवी की सारी जो चर्चाएं आज सुबह से हम सुन रहे हैं, उनमें ये मुद्दा बार बार लगाया जा रहा है। मगर जितना जल्दी, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने आज एक प्रेस वार्ता में भी कहा कि हम सारे विश्लेषक अपनी घिसी पीटी पद्धतियों को छोड़कर समाज जिस अंदाज में बदल रहा है, उस अंदाज को जितना जल्दी हम रिकॉग्नाइज करें, देश के लिए भला है।
मैं मानता हूं कि आज कोई समाज केवल जाति का विषय बिल्कुल हटा है, मैं नहीं कहूंगा, मगर केवल जाति के आधार पर पूरा समाज एकत्रित आकर वोट करता है, मैं मानता हूं कि इससे अधिक और वास्तविकता से परे और कुछ नहीं होगा। आज कई ऐसे समाज हैं, मुस्लिम समाज के और बीजेपी के समर्थन के बारे में इतने आश्चर्य लगाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं क्या आज भी वो समाज शाहबानों के जमाने का समाज है क्या उनमें विकास की ललक नहीं है? क्या उनको प्रगति नहीं चाहिए? क्या उनकी महिलाओं को जो एक अधिकार मिलना चाहिए, क्या उसके विरोध में वहां का सारा पुरुष वर्ग है? ये तो मुसलमान समाज का मैं मानता हूं कि अपमान है। और जो हमारा चुनावी तंत्र है, जो हमारी राजनीतिक प्रथा पद्धतियां और समाज के अंदर जाकर लोकमत परिष्कार करते हुए जो दीनदयाल जी ने कहा था वोट मांगने की जो एक हमारी कोशिश है, उसका भी एक अपमान है। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? समाज अपनी एक नई गति पकड़ रहा है, हम उसको पहचाने बेहतर है। अजय कुमार जी, घिसी पिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं विनय जी, क्या घिसी पिटी पॉलिटिक्स का भी परिणाम देखा गया? वही पुरानी बातें कि सेक्युलर पार्टियां एक साथ आएंगी, इनको बाहर रखना है, मुसलमान हमको वोट दे, हम ही हैं ऑल्टरनेटिव, वो सारी बातें आज बिल्कुल नेगेटिव रही है, फ्लॉप रही है। नोटबंदी की जितनी बात हुई है उनका उल्टा परिणाम दिखा है। देखिए तमन्ना जी, पहले तो विनय सहस्रबुद्धे जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जो शानदार जीत हुई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बस आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पंजाब में हम कांग्रेस की सरकार बन रही है, गोवा में हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां हार गए हैं। मणिपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है जरूर, लेकिन वहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। तो हमारा सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि हर तरीके से चारों तरफ से सफलता हुई है। जरूर एक चीज मैं विनय सहस्रबुद्धे जी से सहमत हूं कि अगर हम लोग ने अपने नैरेटिव जो है जनता के बीच में जो संवाद जो हम लोग जो है पूरी तरह से उत्तराखंड और यूपी में चुक गए, उनके प्रमुख कारण अगर आप देख लीजिएगा तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि संगठन को जो हम लोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जो है नैरेटिव को, अपने संवाद को जो है ठीक ढंग से आपको जो जनता के बीच में रखने की आवश्यकता है, और आपको जो है प्रदेश के जो संगठन को मजबूत करने की सभी पार्टियों, हमारे पार्टी खासतौर से विपक्ष कांग्रेस को अपने जो है संगठन को प्रदेश में मजबूत करने की अति आवश्यकता है। ये जहां तक ये पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैं एकदम सहमत हूं आपसे कि किसी तरह का जो है हम लोग को, और उसमें किसी तरह का अगर हम इस तरह का परिभाषा जो आजकल जो है सेक्युलर पॉलिटिक्स का परिभाषा जो है उल्टी पड़ रही है। सेक्युलर का असली मतलब है कि कोई भी धर्म के पक्ष में किसी की जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर ये मैसेज जो है हम लोग ने जनता के बीच में, अगर पब्लिक जो है उसको ठीक विपरीत जनता समझ रही है, तो हो सकता है कि हमारे जिस तरह से हम मैसेज दे रहे हैं वो उसमें जो है हम लोग को संशोधन और सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक यूपी की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, और मैं अखिलेश जी के उनके नेतृत्व और पूरी तरह से मैं ये आपको जो है आश्वस्त करना चाहता हूं कि अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो चुनाव इस बार यूपी में लड़ी, वो बहुत ही, उन्होंने पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से अपने जोर लगाया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी जी। हो सकता है कि अगर ये गठबंधन पहले ही हो जाता, हो सकता है कि हम लोग के जो है तैयारी पहले से ही हो जाती। तो तमन्ना जी, अगर आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ उसी में कहना चाहूंगा कि अगर इस गठबंधन से जो हम समाजवादी पार्टी को मैं धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं। नहीं पूछिए, आप जब हो सकता है अगर हम लोग अपने जो है भी हो सकता है पहले कर लेते कि अगर गठबंधन पहले कर लेते, या जो आपका ओरिजिनल ट्रैक था जहां राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ उतरे थे, आपके जो संगठन है उत्तर प्रदेश में उसको पूर्ण जीवन देने की कोशिश की जा रही थी, और बीच में उस ट्रैक को छोड़कर आप इस गठबंधन में लग गए बहुत ही लेट स्टेज पर, वो एक बड़ा एरर रहा। नहीं, देखिए, असली चुनाव की तैयारी जो है वो 2 महीने 3 महीने चुनाव से पहले नहीं होती है, उसको दो चुनाव के बीच में जो है वो असली तैयारी होती है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, अगर हम कहेंगे कि संगठन सब चीज सब ठीक था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये बात गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े समझदारी के साथ जो यूपी के चुनाव ये लड़े,
जी। हम लोग को जो हम लोग की जो संगठनिक क्षमता जो है उतनी मजबूत नहीं थी, ये सच्चाई है। ओके। और लेकिन अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग का जो समाजवादी पार्टी को हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं कि इस चुनाव में उनके साथ हम लोग ने पूरी ईमानदारी के साथ लड़े। ये भी याद कीजिए कि हमारे अपेक्षा के विरुद्ध थी। जी, समाजवादी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना एक गलती थी, और उस पर हम और आएंगे आगे डिटेल में। डॉक्टर एमएच खान, बीएसपी की बात करना बहुत ही जरूरी है। तमन्ना जी, मैं सिर्फ एक जी, मैं आपके पास लौटती हूँ सर। खान साहब, आपसे ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि जिस पुराने फ्रेमवर्क के पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्या उस ट्रैप में बीएसपी फंसी हुई पूरी तरह से नजर आई? चाहे वो ये बात हो कि 100 मुसलमान कैंडिडेट को आपने टिकट दिए और कहा बार बार कि हमको वोट दीजिए, उनको वोट मत दीजिए, जाति का कार्ड जो खेला, कुछ नया नहीं था देने के लिए वोटरों को, और इसलिए इस तरह का परिणाम आया है। उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर आप आ गए उसके बाद। नहीं, ठीक बात है तमन्ना जी, ये आप भी समझती हैं, हम भी समझ रहे हैं। जहां पर 100% मुसलमान हैं वहां पर बीजेपी जीत रही है। क्या है कमाल? ये ईवीएम का कमाल है। ये तो समझ में नहीं आता है कि आप जिस पार्टी का इतना बड़ा इतिहास रहा हो उसको आप दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं ऐसा कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि वहां मैनेज नहीं हो पाया आपका। आपने छोटे छोटे राज्यों को मैनेज नहीं किया, आपने बड़े राज्य को मैनेज किया कि यहां पर अगर हम चुनाव मैनेज करके जीतेंगे तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा आगे देखिए क्या होता है। 15 दिन में कहा मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन बड़े राज्य नहीं लॉजिकल है। और नहीं मैंने देखिए, बड़ी चीज पर आदमी दौड़ता है ना, छोटी चीज पर थोड़ी दौड़ता है। आप देखिए, ये राम लहर जब थी तब इतनी सीटें नहीं आ पाई थी इनकी। कौन सा कमाल कर दिया था मोदी जी ने 3 साल में, 2.5 साल में कि इतनी बड़ी लहर आ गई? क्या किया था? कोई उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा दी थी, या उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्जे माफ कर दिए थे, या नोटबंदी के बाद जो मर गए थे उन पर संवेदना व्यक्त कर दी थी? कोई फैक्टर नहीं था। ये मैनेज है बिल्कुल। विनय जी, इन आरोपों और मैनेज है, और मैनेज होने के बाद मायावती जी ने खुद ये आरोप लगाए हैं पूर्ण चुनाव की, उन्होंने डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, विदेशी एक्सपर्ट्स इसकी जांच करें, और वो कह रहे हैं कि इस तरह से ईवीएम रिग किए गए कि आपको जीत मिली है। उनका ये प्रूफ है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वहां पर भी आप जीत कर आए हैं। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं, मगर सबसे पहले बहन जी ने और उनकी पार्टी ने जो टिप्पणी की है, मैं मानता हूं कि उनकी मानसिकता को समझ में लेकर उस टिप्पणी की ओर देखना चाहिए। इतनी करारी हार, इतनी अप्रत्याशित हार उनको और अनुभव में आ रही है, तो स्वाभाविक है थोड़ी हिली हुई मानसिकता है, थोड़ा सा ये कहेंगे। मगर थोड़ा शांतिपूर्वक जब 8 दिन के बाद सोचेंगे तो मैं मानता हूं कि सोच में परिवर्तन भी होगा जरूर। मगर आज मैं उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता, मतलब ये बहुत ही ऐसी बात है कि जब हम हार जाए तब पूरी तंत्र पर ही सवालिया निशान उठाए, जीत जाए तब वो सवालिया निशान न उठाए, ये तो कोई न्याय संगत बात नहीं होगी। भाई मोदी जी ने वहां रोड शो किया, परमिशन लिया नहीं, और चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर भी जरा बता दीजिए आप, चुनाव आयोग क्या कर रहा था जब परमिशन नहीं लिया और रोड शो निकल गया? चुनाव आयोग तो निष्पक्षता पर सवाल सारे लोगों ने कहा, सारे लोगों ने कहा कि एक मिनट अभी आज के बड़े पिक्चर में एक रोड शो पर आप लगे हुए हैं, आप 20 सीट तक पर भी नहीं आए हैं। चुनाव आयोग का बयान आया है कि जो आरोप है उसमें कोई लीगैलिटी नजर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग कम से कम आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मान रहे हैं, जनता का जो फैसला है उनको मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आंखों पर जनता का फैसला। अब जनता के फैसले की रिस्पेक्ट तो कीजिए। अब इसमें कर क्या सकते हैं साहब? हम तो कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं जनता का फैसला, लेकिन इसमें ये नहीं मान रहे हम कि जहां 100% मुसलमान हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा हो कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए हमको, क्या इतना बेशरम मुसलमान हो गया कि बीजेपी को वोट दे देगा? क्यों देगा जब आप वोट नहीं मांग रहे हो? देखिए, ये जो मानसिकता है प्रभु चावला जी, ये जो मानसिकता है कि अगर मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो वो बेशरम हो गया, इस मानसिकता को रिजेक्ट किया है वोटरों ने। आप मतलब ये कहो कि मेरे ये हद हो गई है, ये पॉलिटिक्स की हद हो गई है।
इतना बगैर नहीं कि अगर एक पार्टी को वोट दे दिया तो वो बेशरम हो गए, मतलब आपकी विरासत है या आपका पर्सनल एंटरप्राइज है मुस्लिम वोट कि कहीं और नहीं वोट कर सकता। एक मिनट प्रभु चावला जी की मैं टिप्पणी से सुनना चाहती हूँ क्योंकि पार्टी सैड है और शॉकिंग है, नहीं चाहिए, सैड है और शॉकिंग है। एक मिनट डॉक्टर खान प्रभु चावला जी की बात सुन लीजिए इस पर। सवाल ये है कि कुछ अब खान साहब थोड़े से हार के बाद जैसे विनय जी कह रहे थे कहीं मैं बोलने दीजिए प्लीज मेरे को। आपने जो भी बात कही है ठीक है, आपको लगता है कि कारण हो सकता है ईवीएम का। मेरे को याद है बीजेपी ने भी एक बार कहा था कि रशिया KGB ने हरा दिया उन लोगों को। तो उस तरह होता है, कई बार जब हार जाता है आदमी तब हो जाता है। परंतु मेरे को क्या लगता है कि ये जो बार बार कुछ लोग जो हैं, मैं कहूंगा कि ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे कहने से वोट करता है, तो मुसलमान के लोगों ने बता दिया है कि हम वोट अपनी मर्जी से करते हैं आजकल। कि अगर यूपी के 33 जिलों के अंदर किसी एक पार्टी को एक सीट नहीं मिली और पहले पार्लियामेंट में जब 73 सीटें मिली थी बीजेपी को, तब तो मशीन ठीक थी, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, तब मुसलमान बहुल जो लोग हैं इन्होंने कहा था कि मेरे को बात कर लीजिए, ध्यान में रखिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे आपका हमें आएगा, आपको आएगा, ध्यान में रखिए कि इन्होंने कहा था कि हमको मुसलमान आप मेरे को नहीं ठीक है, नहीं सवाल ये नहीं किसका, फिर मेरे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलिए आप चावला जी, बोलिए नहीं, वो सुन रहे हैं। क्योंकि ये तो ये जो है ना सहनशीलता नहीं है डिस्कशन में कई लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इतने बड़े नेता भी भावुक हो जाते हैं। परंतु मानिए कि 2017 के अंदर मुसलमान भाई जो है हमारे, वो वोट बैंक नहीं बनना चाहते। आज हमारी मुसलमान बहनें नहीं बनना चाहती, ये क्यों नहीं मान लेते आप कि मुसलमान के वोट नहीं चाहिए? कि उसके बाद जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपको मान लेना चाहिए। मैंडेट होता है, जब आप जीत जाएं तो ठीक है, नहीं हार जाए तो मशीनों की गलबत है। मैं जो कहना कि एजेंडा पॉलिटिक्स का चेंज हो रहा है, इस बात को आप मान लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर सारे, जैसे अमित जी ने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली बार उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का मतदाता हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, केवल मतदाता है जो वोट देने जाता है। उस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। अगर 43% वोट बीजेपी को वहां पर मिला है, उसके अंदर मोदी जी की अपनी इमेज है। एक ऐसा बड़ा नेता आया है देश के अंदर, इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी, अटल जी भी थे, उनके बाद एक ऐसा नेता है जिनको लगता है वहां के लोगों को कि एक विकास ला करके देगा, जो कहता है वो करके देगा। अब 3 साल के अंदर कोई उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सब चीजें चेंज कर लेंगे। जब 60 साल में गरीबी रह गई, जैसे अभी विनय जी बता रहे थे कि मैं भी बलिया में गया, मैंने सारे रात यूपी घुमाया, मैं यूपी में पढ़ा हूं, यूपी में मेरा बचपन बीता है। यूपी के अंदर विकास 60 साल के अंदर नहीं हुआ, इसके लिए किसे जिम्मेवार मानेंगे आप बीजेपी को नहीं मानेंगे। तो मेरे को लगता है कि आप ये वोट बैंक की नीति से बाहर निकलिए, हार को मानिए, अपनी त्रुटियों को देखिए। अगर बहन जी घर में बैठी रहेंगी, मिलेंगे नहीं किसी को, वो समझेगी कि मेरे नाम से वोट मिल जाएगा, वो सब चला गया। क्योंकि बहन जी किसी को मिलती नहीं थी, उनके यहाँ 2-4 लोग थे जो फोन उनको मिला देते, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, एमएलए से नहीं मिलना, पार्टी के लोग जहां का जाकर अपना लिख के भाषण करना, ये सब चीजें अब एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का पढ़ा लिखा मतदाता, हमारी 65% जनता जो है, वोटर जो है, वो 20 से लेकर के 35 साल का आदमी है। 65% लोग हैं, वो ऐसी चीजें पसंद नहीं करते, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। एक बदलाव देश के अंदर आ रहा है, हम लोगों को वेलकम करना चाहिए कि बहन जी को भी अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। अगर आप कास्ट बेस्ड पार्टी 1952 से लेकर के अब से जी प्रभु जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कास्ट बेस्ड पार्टी चलती नहीं है, उनकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होती है। आरपीआई बनी, कई और पार्टियां बनी जो दलितों को साथ में लेकर चलती थी, अथवले साहब अपने बना रहे हैं, उनका अब खत्म हो गया। अब आपको एजेंडा बेस्ड पार्टी बनानी पड़ेगी जो सबको लेकर के सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा होगा। परंतु हर पार्टी को इस नारे को लेकर के आगे चलना चाहिए। अपना अपना विकास हो सकता है अपने। एक और पॉइंट इस मुस्लिम वोट बैंक पर जिसकी बात लगातार होती है, फैक्ट ये भी है प्रभु चावला जी कि इस चुनाव में 403 में से एक भी टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया गया। फैक्ट ये भी है कि चुनाव प्रचार में बीजेपी ने कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली, रमजान के मुद्दे उठाए थे। ये एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? क्या ये है कि मुस्लिम वोटर ने समझा तभी ये हमारा भला करेंगे इसलिए हम इनको वोट देंगे, या फिर पूरी तरह से वो इररेलेवेंट हो गए हैं इस मैथमेटिक्स में जब बाकी सब एक साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं? तो मैंने मुझे अभी विनय जी कह रहे थे कि हम लोगों को पत्रकारों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम एक ही पैमाने से सबको वाइज करें कि नहीं। अब रिजल्ट हमारे सामने है। जब ये नारा जो दिया था, जब मोदी जी ने एक बार कह दिया शमशान और कब्रिस्तान जो बातें कही हैं, ये कब कही थी?
ये कही थी 2 चरणों के बाद, तीसरे चरण के बाद कही थी। अगर 2 चरणों का परिणाम देखें तो 90% सीटें उससे पहले बीजेपी को मिल चुकी थी। जितनी वेस्टर्न यूपी की, जिसके बारे में पत्रकारों ने लिखा, कमेंट किया कि इस चरण के अंदर बीजेपी को हार दिखाई देती है, इसलिए वो कम्युनल इश्यूज को उठा रहे हैं। तो उस बात को आप भूल क्यों जाते हैं कि कंडक्ट जो है वोटर्स का, जो वेस्टर्न यूपी का कंडक्ट है, नोएडा के अंदर अगर पंकज सिंह 1 लाख वोटों से जीतता है, या सोम जो है वो 88,000 वोटों से 80,000 वोटों से जीतता है, इसका मतलब क्या है? अलीगढ़ के अंदर सारी की सारी सीटें जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बीजेपी के पास जाती हैं, ये सब चुनाव हुए थे जब कब्रिस्तान और शमशान बाग या बिजली दिवाली में या रमजान में या ईद में कैसे होता है, ये बात भी एक बार स्टेटमेंट दी है। आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार पहली बार हुआ है यूपी का मतदाता जो है जाति से, धर्म से हट करके, पोलराइजेशन अलोंग कम्युनल लाइंस नहीं हुआ है। पोलराइजेशन हुआ है कि युवा नेता अगर अखिलेश है, मायावती को नेता नहीं मानते, 18 सीटों पर आ गई हैं, ये पूरा तय है एकदम कि मायावती एकदम मार्जिनलाइज हो गई हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने 50 सीटें दी है, 45 सीटें दी हैं, और उनके पास 22-23% वोट भी आए जो दिखाई दे रहा है, और मायावती के वोट तो लगभग 10 से भी नीचे चले गए, 10% से। और जो चुनाव के अंदर हर कैंडिडेट का मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, आप देखिए, आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री तब इतना बड़ा नहीं हो सकता जब तक सब जातियों के वोटों ने मिलकर के वोट नहीं दिया हो। तो आप जो बात कह रही हैं कि ये डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है, लोगों ने बहुत बात की, परंतु सारा इलेक्शन केवल इसी बात पे नहीं था कि हिंदू इकट्ठे हुए, क्योंकि अगर आप यादव और दलित और अपने मोहम्मद भाइयों को लेकर के चलें, ये 49% वोट बनते हैं यूपी के। 49% वोट अगर मिलते, एक तरफ जाते, तो बीजेपी को 200 सीटें क्या 150 भी नहीं मिलने जाती थी। इसलिए इन 49% वोटों में 51% वोट बढ़ता है, जो बाकी, जिसमें अगड़े भी आते हैं, जिसमें नॉन कुर्मी भी आते हैं, अति पिछड़ी जातियां भी आती हैं, 51% वोट बढ़ता है केवल। तो 51% में से अगर 80% भी बीजेपी ले जाती तब भी 326 सीटें नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मान करके चलिए कि परिवर्तन जाति का गठबंधन टूटा है, धर्म के नाम से वोट नहीं मिलेगा, पहले नहीं मिला, महाराष्ट्र में नहीं मिला, बिहार में नहीं, बिहार में जो है वो पोलराइजेशन इसलिए हो गया क्योंकि सारी जातियां इकट्ठी हो गई, सारे वहां भी हिंदू यादव सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इनसे बेटर है, परंतु यहां पर अखिलेश क्योंकि 1 साल के अंदर उन्हें काम किया, मैं इस बात को कहता हूं, ये लोग कहते हैं काम नहीं किया, उसने काम किया, परंतु 1 साल के अंदर जो बदनामी हुई उसके परिवार की, उसकी वजह से उनको वोट नेगेटिव इंपैक्ट हुआ उसके ऊपर। अखिलेश के थोड़ा बहुत टाइम और होता तो शायद परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती, परंतु मोदी के मुकाबले में नेता खड़ा कर, मोदी को पहली बार यूपी ने अपना एडॉप्टेशन नहीं माना है। उन्होंने कहा कि मोदी यूपी का है, यूपी का विकास करेगा, ऐसा ये विकास का वादा जो दिया है उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया। दूसरी बार आगे आगे देखें होता है। ओके, जब कारण गिना रहे थे अमित शाह जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों के बाद, तो अजय बग्गा जी जो उन्होंने पहला नाम लिया अपने सारे स्कीम्स की, और उन्होंने एलपीजी की बात की, शौचालयों की बात की, लेकिन सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की बात की। नोटबंदी के बाद माना जा रहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए। इनफैक्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हर रैली में एक लाइन जरूर बोलती है कि देखिए लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया, इतने लोगों की डेथ हो गई नोटबंदी के कारण। लेकिन क्या अब एनालिसिस में ये निकल कर आएगा कि नोटबंदी से एक्चुअली फायदा मिला है बीजेपी को? बिल्कुल मिला तमन्ना, और जैसे प्रभु चावला जी भी कह रहे थे, ये एक संदर्भ बदल गया है, ये डिस्कोर्स बदला है। नोटबंदी के चलते एटलीस्ट जो कुछ हमारी एनालिसिस हुई उस टाइम पे सबने कहा जीडीपी गिर जाएगा, इकोनॉमी सफर करेगी, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये था कि लोग ये तो आपने बहुत पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया, इतनी आपको ऑपोजिशन मिलेगी। बट जो अभी डिस्कोर्स निकल के आ रहा है ऑन द ग्राउंड से कि गरीब तबका जो है, और वो क्लास हो गया है, कास्ट की जगह क्लास की बात चल रही है, जो इकोनॉमिकली वीकर है वो कह रहा है आपने अमीर आदमी को भी मेरे साथ लाइन में खड़ा कर दिया, किसी ने इतना बड़ा करप्शन पे घात नहीं किया अभी तक। और एक लाइन जो इनके कैंपेन से बिल्कुल दिल को जो छुई, वो कह रहे थे कि पहले बात होती थी कि किस घोटाले में कितना पैसा गया, अब लोग हमसे जवाबदारी मांग रहे हैं आप कितना पैसा लेके आए। ये एक चेंज हो गया है। तो ये थोड़ा क्लीन गवर्नेंस, थोड़ा डिटर्मिन्ड लीडरशिप जो आ गया, अब इससे ज्यादा मेरे को इतनी अक्ल नहीं है जितने पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं उनको पता होगा, बट ये जो नतीजे आज दिखा रहे हैं, लग रहा है ये जो प्रभु चावला जी कह भी रहे थे कि यंग नेशन है,
यूथ को बहुत एस्पिरेशंस हैं और उन्होंने एक एस्पिरेशनल वोट दिया है डेवलपमेंट की। अजय कुमार जी, हम जब लगातार एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां पर पीछे रह गए आप, क्या जी मैं 1 मिनट बोलूं? जी जी विनय जी। नहीं, मुझे केवल एक ही मिनट आपका लेता हूं मैं आपने वो शमशान और दफन भूमि और रमजान और दिवाली वगैरह ये विषय आज दिन भर बार बार विभिन्न चैनलों में और उसकी चर्चा हो रही है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मुद्दे हमारे हर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए नहीं है, बिजली और प्राथमिक सुविधाएं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने इस तरीके का भेद किया, जिन्होंने इस तरीके से एक प्रकार से दोनों में अंतर किया, उनको कोई जिम्मेदार नहीं पकड़ रहा, मगर उसका उल्लेख जिसने किया उसको बोल रहे कि आप पोलराइज कर रहे। पोलराइजेशन तो उन्होंने किया जिन्होंने इस तरीके का और एक भेद निर्माण किया इन दोनों में, इस तरीके की गलत नीति अपनाई, उनको कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। हमने मात्र उसको उल्लेखित किया तो उस पर बवाल मचाया जा रहा है। नहीं विनय जी, उसके पीछे सवाल ये है, और मेरे ख्याल से जो कारण है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उस प्रचार से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों की तरफ झुकाव था समाजवादी पार्टी की सरकार का और हम इसको रीबैलेंस करेंगे, यानी वो मैसेज जो था क्या वो हिंदू वोटरों के लिए था? और अगर ऐसा है तो फिर मुसलमान वोटर आपके पास क्यों आएंगे? इस तर्क के साथ ये सवाल रखा गया। क्योंकि देश का, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, मैं बताता हूं, क्योंकि देश का मुसलमान भी अपने आप को, पूरे समाज को एक वोट बैंक के रूप में देखना नहीं पसंद करता। लेट अस अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू बी सीन एज ए वोट बैंक, दे आर दी रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, और वो ये चाहते हैं, और इसलिए ये विषय उस संदर्भ में भी देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो ट्रिपल तलाक का विषय आया, आज का जो प्रगतिशील और मुसलमान युवा है वो चाहता है, हमारी बहनें चाहती है मुसलमान समाज की, कि ट्रिपल तलाक के कारण उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हम बार बार कह रहे कि ये जेंडर जस्टिस का विषय है, उस तरफ से उसको देखेंगे नहीं और केवल मजहब के साथ जोड़कर देखेंगे तो कौन उस संदर्भ में उस पद्धति की सोच को स्वीकार करेगा? नया उदीयमान एस्पिरेशनल मुस्लिम समाज भी आज विकास के धारा में, प्रवाह में एक दृष्टि से खुद को जोड़ लेना चाहता है। तो अगर आपके जो कोर वोटर माने जाते थे अजय कुमार जी, मुस्लिम वोट्स, वो भी आपके साथ नहीं रहे, उनको विकास और भविष्य बीजेपी के साथ अगर नजर आ रहा है या कहीं और नजर आ रहा है, आपका जो यूथ फैक्टर आप पेश कर रहे थे इन चुनावों में राहुल गांधी के साथ, अगर आपकी ही पार्टी की बात करूं, उसको नहीं हाथों हाथ लिया है, तो फिर क्या है कांग्रेस के पास अब ऑफर करने के लिए एक नेशनल पिक्चर में? क्योंकि आज हम ये भी कह रहे हैं कि अगर 2017 सेमीफाइनल है तो 2019 के पहले आपके पास ऐसा क्या एक यूएसपी है जो आप वोटर के पास ले जा सकते हैं? नहीं तमन्ना जी, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। पंजाब और गोवा और मणिपुर को तो आप किसी तरह को देखते नहीं है, और सिर्फ आप यूपी उत्तराखंड में जो, और उत्तराखंड के जो हम लोग की जो पर फोकस कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो हमें जो लगता है कि हमारी जो हार होगी, हो सकता हमारी रणनीति की कमजोरी है, और उसमें जो क्योंकि 11 में से 9 के तो रिबेली कैंडिडेट्स है, तो जिस तरह से उत्तराखंड में हम लोग जो चुनाव लड़े थे उसमें काफी कमी रही और हार इस कारण से है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स, अगर आप माइनॉरिटी को, और विनय जी से मैं जरूर सहमत हूं कि देखिए, अगर सचमुच में आप धर्मनिरपेक्ष राजनीति करना चाहते हैं तो उसका मतलब है ना तो किसी धर्म के साथ, ना तो और शासन में किसी धर्म को जो है अलग से किसी को वोट बैंक बना करके अगर आप राजनीति करेंगे तो किसी भी पार्टी के लिए उस वोट बैंक के लिए भी ठीक नहीं है। अगर कोई करता है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भी नहीं करते हैं, बीजेपी ने रिवर्स पोलराइजेशन किया था, उस तरह का जो काम उन्होंने किया तो उनको जो फायदा मिला है, लेकिन अगर हम सचमुच में अगर भविष्य के राजनीति अगर हम सफल राजनीति अगर जमीन पर उतारना चाहते हैं तो हम ये कतई जो है किसी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर किसी धर्म के आधार पर करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, पहली बात है। लेकिन अगर आप बीजेपी की जीत को सिर्फ एक विकास की रणनीति के तहत अगर आप देखेंगे तो वो गलत होगा। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है जमीन पर, हमारी और समाजवादी की पार्टी के गठबंधन जो है, चुनाव से पहले बहुत कम समय मिला था पार्टी को उसको जमीन में उतारने के लिए। आप अगर देख लीजिएगा कि बिहार में
बिहार में 2 साल 1.5 साल से पहले से लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में जिस तरह से आपने जो है अपना पॉलिसी, अपने जो है जी नैरेटिव को जो जमीन में जिस तरह से आपने जो है ले आए, तो बिहार में हम लोग को सफलता मिली थी। तो एक तो गठबंधन की जो गठबंधन में जो हम लोग को टाइम नहीं मिला गठबंधन को ठीक तरीके से जनता के बीच में संवाद पहुंचाने के। अगर आप बिहार की बात करें उस कंपैरिजन से, तो फिर बीएसपी के साथ आपको लड़ना चाहिए था, फिर शायद आपके कोई चांसेस होते। यानी जब बीजेपी इस तरह की फैक्टर है और पंजाब में आपकी भारी जीत हुई है, उसके लिए मुबारकबाद, लेकिन पंजाब में एक अलग स्थिति थी। हम क्यों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर बीजेपी का शुरुआत में उस तरह का बोलबाला नहीं था। आज जिस तरह की बहुमत मिली है उसका बेस नहीं नजर आ रहा था 3 साल पहले तक भी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो फिर बीएसपी प्लस कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी होती, तब शायद आपके चांसेस होते हैं। देखिए तमन्ना जी, अगर आप 2014 का असेंबली रिजल्ट्स आप निकालेंगे और लोकसभा का, और उसको जो है विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि बीजेपी को जो है 2014 का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जिस तरह का जो उनको जो मोमेंटम थी उस समय, वो अभी भी वो मोमेंटम जारी है। आप अगर सीट के मामले में देखेंगे कि, और 3-4 कारण है। एक तो उन्होंने जो संगठन के रूप में, विनय जी ठीक कह रहे कि संगठन के रूप में अगर आपको हर एक चुनाव को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा, और ये बीजेपी में जो ये क्षमता अभी पिछले 10-15 साल में ये जरूर देखा जा रहा है कि वो हर एक चुनाव को जिस गंभीरता से लेते हैं, जिस तरह से संगठन में बीजेपी हो या उनके जो /RSS के जो समर्थक हैं, वो जमीन पर अगर जिस तरह से कारगर रूप से जो अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो पॉलिटिकल पार्टी, और मैं छोटे से उदाहरण आपको देना चाहूंगा क्योंकि नहीं, और ये सच, अगर आप देख लीजिए केरल में हम भले हारे कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां पर कार्डर बेस्ड है। तो हमारी पुरानी जो राजनीतिक तरीके हैं, ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के चलते हुए चुनाव की हार और जीत नहीं हो रही है। तो अगर यूपी और उत्तराखंड में अगर हम अगर चुक गए हैं, तो वो ये स्पष्ट संदेश है कि हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करना अति आवश्यक है। यदि आप पसीना नहीं बहाएंगे तो उस तरह से संगठन मजबूत नहीं होगा। और ये सब लोग के लिए एक सीख है, जहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि इससे पहले जी आज संगठन जोड़ेंगे कैसे, संगठन को मजबूत कैसे बनाएंगे? क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं, और प्रभु चावला जी, मैं बार बार अजय कुमार जी से ये पूछने की कोशिश करी हूं, एमएच खान से भी, कि वो वोटर को क्या दे रहे हैं एक विकल्प के तौर पर। अगर आप वोटर को, और ये ब्रॉड बेस एक कंज्यूमर के तौर पर माने, बीजेपी अगर एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है तो तमन्ना जी, फ्लाइंग ऑफ द शेल्व्स, सुपरहिट प्रोडक्ट है, राइवल के पास क्या है देने को? नोटबंदी कहा कि देखो आप तंग हुए, कुछ नहीं फायदा हुआ उसका। सेक्युलर वोट वो है ही नहीं, उसके लिए एक मार्केट शेयर है ही नहीं। तो क्या है इनके पास ले जाने के लिए, और क्या एक री इन्वेंशन इनको करना पड़ेगा? जी प्रभु चावला जी, इस पर आपका जी पहले तो आप मैं बता रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। नहीं तमन्ना बोलने तो फिर आप बोल दें। तमन्ना जी, प्रभु जी मैं एक सॉरी जी, आपने अच्छा जी आप कंप्लीट कीजिए। अजय कुमार जी एक कोई लाइन बोलना चाहते जी, आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, करिए। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या सीख इस चुनाव से है कि जब तक आपके प्रदेश के संगठन मजबूत होंगे तब आप जो है पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। मैं राजस्थान का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस पर जो आप लोग की जो है, राजस्थान में हम लोग को पूरा विश्वास है कि सचिन पायलट जी जिस तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं, एक उदाहरण है, बाकी नेतागण भी कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में। तो एक तो आपको जो है जिस तरीके से आप प्रदेश के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, यू मेड दैट पॉइंट। मणिपुर में आपका संगठन बहुत मजबूत है, वहां पर बीजेपी ने आपके फोर्ट में जाकर, किले में जाकर अपनी जगह छीन ली है, वहां 15 साल से आपकी सरकार है। तो वो पॉइंट हर जगह नहीं। मणिपुर में फोर्थ टर्म हो जाएगा, नहीं,
नहीं, लेकिन वो पॉइंट इसलिए मणिपुर में कि ये चौथी बार जो है इबोबी सिंह साहब की सफलता हुई है। आप देख लीजिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी संगठन मजबूत है। ओके, तो ये आप उस पंजाब में संगठन मजबूत है, तो फंडामेंटली आपका कैंडिडेट, आपका जो सीएम चेहरा हो या नेतृत्व का चेहरा हो, संगठन प्रदेश में मजबूत होनी चाहिए। ओके, प्रभु चावला जी, उस पॉइंट पर, और शायद चूंकि हम बिजनेस चैनल है इस नजरिए से देख रहे हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट परोसते हैं कंज्यूमर को, वो सारे पुराने मापदंड पर फेल हो गई है, कैसे आप इसको रिव्यू करेंगे? वो तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। मैंने अभी सुबह भी किसी और चैनल पर कहा कि जब तक पॉलिटिकल मार्केट जो है इतनी तेजी से एक्सपेंड हुई, अभी तक मोनोपोली पिछले 60 साल में कांग्रेस की थी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल मार्केट शेयर उनकी हुआ करती थी, सारे इंडिया को मिला करके देखें। जब तक ब्रांड आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी मार्केटिंग टीम भी अच्छी भी हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब मोदी साहब के साथ क्या हुआ है, बीजेपी के अंदर न केवल मोदी एक नेशनल ब्रांड है, स्ट्रांग ब्रांड है, उनका संगठन जो मार्केटिंग टीम है जो अमित शाह ने खड़ी की है वो बहुत ही मजबूत है, जिनको आती है कि न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट को सेल करने की, नई मार्केट को कैसे कैप्चर करना है। मणिपुर से क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? मणिपुर अगर बीजेपी के पास रहेगा या नहीं रहेगा, और अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के पास नहीं रहेगा या रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है बीजेपी के ऊपर? परंतु नहीं, उनको अपना ऑल इंडिया प्रोडक्ट बनाना है। मोदी का फेस ऑल इंडिया प्रोडक्ट है। बीजेपी केवल उत्तर की पार्टी नहीं है, काउ बेल्ट की पार्टी नहीं है, इसलिए छोटे छोटे राज्यों के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। मैं अजय कुमार जी के एक बात से सहमत नहीं हूं कि संगठन है। कांग्रेस पार्टी कभी संगठन के बेसिस पर चुनाव आज तक नहीं जीती है। पिछले इंदिरा गांधी जब से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आई हैं, उनके बाद नेताओं की वजह से चुनाव जीतती रही हैं, चाहे वो वीपी सिंह मान उत्तर प्रदेश में थे, चाहे नारायण दत्त तिवारी थे, चाहे हेमवती बहुगुणा जी थे, इस तरह के लोग वहां पर है। मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोहरा थे, शुक्ला ब्रदर्स थे। अगर एक पंजाब का स्टेट लेना चाहिए, पंजाब में अपने पास कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब पिछली बार का पहले से डिक्लेयर किए जाते, शायद हो सकता था रिजल्ट उल्टा आता। इबोबी सिंह वहां से 20 साल से नेता बने हुए हैं। कांग्रेस संगठन है, जब तक नेता आपके पास नहीं है, संगठन को एनकरेज करने के लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए बीजेपी के पास एक नेशनल ब्रांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कांग्रेस के पास ब्रांड भी नहीं है और मार्केट के लिए स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांड नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो अगले बिग फाइट में कैसे उतरेंगे? इस पर हम आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा। मैं लौटूंगी जल्दी विनय सहस्रबुद्धे के लिए भी एक सवाल इसके बाद कि क्या बीजेपी की यूएसपी सिर्फ ब्रांड मोदी रह गई है? क्या ब्रांड मोदी के बगैर बीजेपी उसी तरह का प्रदर्शन कर सकती है? इस सब पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। दो 2017 को अगर सेमीफाइनल माना जा रहा था तो 2019 में क्या स्थिति बन रही है? हम पूछ रहे हैं कि क्या 2019 में नो चांस नजर आ रहा है गैर बीजेपी पार्टियों के लिए? आज उमर अब्दुल्ला का काफी एक दिलचस्प ट्वीट आया जहां उन्होंने कहा कि इस रेट पर 2019 तो छोड़िए, अब 2024 के बारे में ही सोचेंगे। विनय जी, क्या पार्टी के अंदर अब वो आत्मविश्वास बढ़ गया है कई गुना कि 2019 में भी आपकी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में आप आगे आएंगे? और वो सवाल जो मैंने ब्रेक के पहले रखा कि क्या बीजेपी के लिए एक संगठन के तौर पर ये भी एक सवाल पूछे जाने लगा है कि क्या हर चुनाव के लिए मोदी मैजिक ही लगेगा? देखिए, इसका भी एक इतिहास अपने देश की राजनीति में रहा है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी तब उनके बारे में कांग्रेस के ऊपर भी आलोचना होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेतृत्व कर रहे थे, तब एक अटल बाकी शटल, इस पद्धति से बड़ा व्यंग्यात्मक और ये बताया जा रहा था। मगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन धर्मी पार्टी है। इसका एक अपना काडर है, संगठन है, एक लंबा इतिहास है। केवल 2 सीटें थी तब हमारे ऊपर काफी व्यंग्यात्मक और टिप्पणियां की गई। बावजूद इसके हम वहां से और पार्टी संगठन को मजबूत करते 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 आज 15-16 राज्यों में हम सत्ता में हैं। केंद्र में बड़ी ताकत से हम सत्ता निभा रहे हैं। और जहां तक ब्रांड नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैं मानता हूं कि आपने याद करना चाहिए, हम सभी ने याद करना चाहिए कि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी और सेंट्रल हॉल में जब पार्टी ने उनको मनोनीत किया था नेता के रूप में, तब उन्होंने कहा था कि पार्टी मेरी मां है। तो मैं मानता हूं कि जिस ब्रांड को एक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की इस संगठनात्मक और सारी रचना के फलस्वरूप इस तरीके का ब्रांड बनता है। ब्रांड की अपनी विशेषता और महानता तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर
ये एक दूसरे के लिए पूरक होता है और इसलिए अभी ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं कि 2019 का चुनाव हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हर चुनाव एक चुनौती होती है, गंभीरता से लड़ते हैं, हर नए दिन नए प्रश्न सामने आते हैं, कई बार राजनीति बड़ी प्रवाही होती है, तो उस दृष्टि से हम बिल्कुल अल्पसंतुष्ट नहीं है, कॉम्प्लेसेंट नहीं है, हम सज्ज हैं और 2019 की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको भी हम एक चुनौती के रूप में ही देखते हैं। और ब्रांड मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। इस चुनौती में आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन नजर आते हैं? और आज अगर हम कांग्रेस की समीक्षा करें, पंजाब में उन्होंने बहुत ही शानदार कमबैक किया है, मणिपुर में मुश्किल से लेकिन वो अभी भी अपनी जो जगह है वो बनाने में कामयाब रहे हैं, गोवा में आपकी सरकार को टक्कर दी है, तो क्या कांग्रेस यहां से रिसर्जेंट एक चुनौती के रूप में आपको नजर आती है या जो मुख्य प्रतिद्वंदी है गैर बीजेपी पार्टियों में से कोई और है? देखिए, कांग्रेस इस देश में बहुत लंबे समय से सत्ता में रही है और उसके कारण उसके सारे लाभ कांग्रेस को बहुत पहले से मिलते आए हैं। लोगों को मतलब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो, कांग्रेस के नेता हो, ये बहुत अधिक परिचित लगते हैं। ये भी पहले से एक पद्धति प्रथा रही है, हमारे देश में एक वातावरण बनता आया है। तो इस दृष्टि से कांग्रेस को राइट ऑफ करना या फॉर दैट मैटर किसी भी राजनीतिक दल को राइट ऑफ करना, मैं मानता हूं ये एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी। हम तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कांग्रेस और बाकी सारे राजनीतिक दल जो आज हमें सत्ता से बाहर करने पर तुले हुए हैं, जिनको एक दृष्टि से ये टॉलरेट ही नहीं हो रहा कि ये पार्टी इस तरीके से इतनी मजबूती से और अपना और जनमत का जो आधार है उसको फैला रही है, ये सारे दल मैं मानता हूं कि इकट्ठा आएंगे और हमारे लिए एक चुनौती साबित करने की कोशिश करेंगे। हम उसके प्रति सजग है, हम सारी चुनौतियों का बड़े डटकर मुकाबला करेंगे। जी अजय कुमार जी, विनय जी मान रहे हैं कि सारे दल एक साथ आएंगे, सारे दलों को एक साथ आना होगा इनको टक्कर देने के लिए। उस गठबंधन कहे या उस फॉर्मेशन, कोशिश होगी, ठीक है, कोशिश होगी। उस फॉर्मेशन में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए, बिहार में आप जूनियर पार्टनर थे, क्या एक नेशनल स्टेज पर अभी भी किस राइट से आप अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन कहेंगे? देखिए तमन्ना जी, पहली बात है कि मैं प्रभु जी के बात से एकदम सहमत हूं। हमने कहा कि संगठन को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है, तो लेकिन आपको अपने प्रदेश में जो है प्रदेश का नेतृत्व को मजबूत करनी पड़ेगी। वो पहले जो है प्रभु जी की बात एकदम सही है और उनके बातों से मैं 200% सहमत हूं। जहां तक 2019 की बात है, उससे पहले गुजरात का चुनाव, उससे पहले राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के चुनाव है। अगर हम विपक्षी दल सिर्फ एक ही मकसद से, सिर्फ बीजेपी को रोकने के मकसद से एकजुट हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सफल होंगे। जब तक सभी विपक्षी दल एकजुट होकर एक सोचे समझी कार्यक्रम के अनुसार और पहले से विचारधारा सबके मेल खाते हुए दिखाई दे, तब अगर ये सब हम सब नहीं करेंगे तो हमको जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही उद्देश्य उनको हराना है, इसलिए हम लोग एकजुट हो जाएं, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की रणनीति सफल होगी। तो यदि सभी पार्टी जो एक विचारधारा के जो वो सोचते हैं कि आपको जो जिस तरह का विकास आप चाहते हैं, आप इंक्लूसिव विकास और हमारी जो विकास की जो परिभाषा है और भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो परिभाषा है और उनकी विकास और उनके जो राजनीति और उनके नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके विरुद्ध अगर हम एक सकारात्मक राजनीतिक नैरेटिव जनता के बीच में संवाद दे सकते हैं और सभी राजनीतिक दल वैसे विचारधारा के लोग जो एकजुट हो सकते हैं, नहीं वो क्या नैरेटिव होगा प्रभु चावला जी? मुझे लगता है कि क्या नैरेटिव होगा, क्योंकि अब जिस तरह की बीजेपी की पॉलिटिकल नैरेटिव है, प्रो पुअर पॉपुलिस्ट स्कीम्स, सबसे लोएस्ट डिनोमिनेटर से शुरू करना, ये सब कांग्रेस करती आई है। तो बिल्कुल उसी स्पेस में बीजेपी है, तो कांग्रेस क्या नैरेटिव, किस नैरेटिव की बात कर रही है? क्योंकि जो वो कहते आए हैं वो बीजेपी कर रही है।
नहीं, कांग्रेस पार्टी को पहले तो लोकल स्तर पर अपने एक नेता खड़े करने पड़ेंगे। जो विनय जी कह रहे थे कि एक बार ये कोई नई बात नहीं है, लोग इकट्ठे होते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ। जब मिसेस गांधी के खिलाफ पार्टियां बनी थी तब एक जनता पार्टी बनकर क्या है कि जयप्रकाश जैन ने सबको इकट्ठा किया था, उसमें सब लोग शामिल हुए थे। तो उसके बाद जब वीपी सिंह के नेतृत्व में मैंने देखा, चेन्नई में मैं उस मीटिंग में था, जब सब लोगों ने हाथ खड़े, अडवाणी थे उसमें, सुरजीत थे उसमें, एनटी रामाराव थे, सीपीआई के लोग थे, हर किस्म की डीएमके के लोग थे, सब आदमी थे जिन्हें हाथ खड़े होकर के कहा था कि हमने सिर्फ उनको हराना है। तो इस तरह के कई बार इकट्ठे हो जाते हैं कि एक बड़े नेता को हराने के लिए, परंतु इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के खिलाफ चार्जेस थे, मोदी के खिलाफ उस तरह की कोई अभी फीलिंग है नहीं, मेरे को लगता नहीं अगले 2-3 सालों में आएगी, पर फिर भी ये लोग इकट्ठे होंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बीजेपी में अडवाणी जी जैसे अपने सेकंड नेता खड़े किए थे। मेरे को याद है कि 2002 में जब चीफ मिनिस्टर बना रहे थे लोगों को, उस वक्त नरेंद्र मोदी भी थे, उसमें राजमा सिंधिया अपनी ये क्या वसुंधरा जी थी, उमा भारती थी, उन्होंने उनको खड़ा किया था उस वक्त नेताओं को। अब अमित शाह भी हर स्टेट के अंदर एक नया नेता खड़ा कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस में ऐसी कोई सोच दिखाई नहीं देती। सचिन पायलट आपने खड़ा कर दिया, ठीक लगता है। जो चीजें आज अजय कुमार कह रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक लग रही है दिन भर की बातों को सुनकर। क्या वो पॉजिटिव सोच लीडरशिप तक पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है। विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। प्रभु चावला जी, अजय बग्गा जी, कई दिनों के बाद उत्तर प्रदेश और चुनावों के माहौल में एक ऐसी बहस जिसमें लड़ाई नहीं, तू मैं नहीं, बहुत अच्छी बातचीत आज हुई और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चुनावी परिणाम के बाद क्या क्या समीकरण निकल कर आएंगे, इस पर हम लगातार एनालिसिस आपको पेश करते रहेंगे CNBC आवाज पर, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।